मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग सेकंड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसे पूरा हमें देखना है। ठीक है, हमने मूल्य आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताया और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चित्र भी आपको बनवाया है। ठीक है, जैसे हमने आय प्रभाव पढ़ा, प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ा, वैसे ही आज हमें लास्ट मूल्य प्रभाव पढ़ना है। मूल्य प्रभाव को भी जानने के लिए हमें एक चित्र की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे मूल्य प्रभाव। आपको हमने बता दिया कि आय प्रभाव किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मूल्य प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसा संभव है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन नहीं होने पर भी यदि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो तो उपभोक्ता पहले की उपेक्षा अच्छी अथवा बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। ध्यान देंगे, ऐसा संभव है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन हो रहा। ठीक है, वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो, मौद्रिक आय में परिवर्तन नहीं हो, कोई भी दाम में परिवर्तन न हो, सिर्फ क्या चीज में परिवर्तन हो रहा, वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, तो उपभोक्ता या तो अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है या तो बुरी स्थिति में पहुंच जाता है, यानी उसके संतोष में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। ठीक है, पहले जो हमने प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि संतोष में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती, क्योंकि एक वस्तु का दाम बढ़ता है तो दूसरे वस्तु का दाम घट जाता है। पर यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि ऐसी वस्तुओं का दाम घट जाए जिससे जो उपभोक्ता है वो अच्छी स्थिति में पहुंच जाए, उसकी संतुष्टि या तो अधिक हो जाए या तो फिर कम हो जाए। इस तरह की जो स्थिति पैदा होती है उसे ही मूल्य प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब मूल्य प्रभाव को भी हम एक चित्र द्वारा डिनोट करके बताएंगे। आप लोग को ध्यान दें, मूल्य प्रभाव को चित्र द्वारा स्पष्ट करें। मूल्य प्रभाव को चित्र द्वारा स्पष्ट करें। अब इसमें भी उसी तरह का एक चित्र हमें लेना है। आपको पता है ये है y रेखा, ये है o रेखा और ये है x रेखा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये ओरिजिन जो n है हमारे पास, ये n से ही होके अब तीनों स्थिति उत्पन्न हो रही है। या तो हम अधिक संतोष प्राप्त करेंगे, या तो हम कम संतोष प्राप्त करेंगे, या तो फिर हमें कोई संतोष प्राप्त नहीं होगा। तीनों चित्र m से लेकर m1 एंड m2 पे जाती है, m1 एंड m2। ठीक है, इस तरह से आपको समझना होगा। एक ही बिंदु है n, ये n बिंदु OM तक भी काट रही है, ये n बिंदु OM1 को भी काट रही है और ये n बिंदु OM2 को भी काट रही है, और इसका जो ओरिजिन है वो है x। ये है x वस्तु और ये है y वस्तु, ये है x वस्तु और ये है y वस्तु। ठीक है, यहाँ पे हमने सबको देख लिया। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये जो मांग बढ़ रही है या घट रही है, ये Q से शुरू होती है, Q1 में बढ़ती है और Q2 तक चली जाती है। ठीक है, Q1 एंड Q2, और ये जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, IC1, IC2 एंड IC3। ये तीनों रेखा अपने आप में कटती है, ये तीनों रेखा अपने आप में कटती है। ये तीनों रेखा एक कर्व रेखा की तरह साइड बनाती है, एक कर्व रेखा की तरह साइड बनाती है, जिसे हम PCC कहते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो कहेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस
कंजम्पशन कर्व, CURVE कर्व, ठीक है, प्राइस कंजम्पशन कर्व। और ऐसे अगर इसे हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे मूल्य उपभोग, मूल्य उपभोग रेखा, मूल्य उपभोग रेखा, ठीक है। ये PCC जो कर्व बना रही है इसे हम कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व या मूल्य उपभोग रेखा। आपको ध्यान देना है इन बिंदु, एक ही बिंदु है जो OM पे भी जा रही है, OM1 पे भी जा रही है और OM2 पर भी जा रही है, ठीक है। इसके बाद आप इस चित्र के बारे में थोड़ा लिख लें। इस चित्र में y के रूप में उपभोक्ता की आय स्थिर है, y स्थिर अपने जगह पे है, उससे किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस उस लाइन में नहीं हो रही, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस चित्र में y के रूप में उपभोक्ता की आय स्थिर है, लेकिन x वस्तु के मूल्य में कमी होने से x के रूप में उसकी आय में वृद्धि हो रही है, ठीक है। उपभोक्ता का प्रारंभिक संतुलन बिंदु Q है। चूंकि y वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः y के रूप में उपभोक्ता की आय सदा ON रहती है। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। y लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है, y लाइन में ON ही उपभोक्ता की बिंदु है जो सदैव उपभोक्ता की आय ON बनी हुई है, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन बिंदु Q से हटकर Q1 हो जाता है, जिससे उपभोक्ता अपनी उसी आय से अब x वस्तु OM मात्रा की जगह OM1 मात्रा खरीद सकता है। जैसे जैसे बिंदु से बढ़ता है, देखिए जैसे जब इसकी मात्रा Q थी तो हम कितना खरीद सकते थे, OM खरीद सकते थे। जब Q2 हो गई तो हम क्या खरीद रहे, OM1 खरीद रहे। जब Q3 हो गई तो हम क्या खरीद रहे, OM2 खरीद रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी वस्तुएं बढ़ रही हैं। हमारे डिमांड जो है अगर कम होती है, अगर किसी भी वस्तु की डिमांड कम होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। उपभोक्ता संतुलन बिंदु Q से हटकर Q1 हो जाता है, जिससे उपभोक्ता अपनी उसी आय से अब x वस्तु OM मात्रा की जगह OM1 मात्रा खरीद सकेगा। इसलिए नया संतुलन बिंदु Q1 तथा नई मूल्य रेखा NM1 हो जाएगी। मूल्य उपभोग रेखा PCC x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके उपभोग में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ये जो PCC रेखा है ये तीनों चीज़ों में, तीनों लाइनों में देखो ये गई है, तीनों लाइनों में कर्व के आकार की रेखा गई है। ये रेखा कब जाती है, जब Q1 हो जाता है और Q1 से Q2 हो जाता है। तो ये तीनों रेखा को काटती हुई कर्व की रेखा जाती है जो प्राइस कंजम्पशन कर्व कहलाती है। इसके बाद हमें देखना है, इसके बाद ये चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तीनों आय प्रभाव में भी, प्रतिस्थापन प्रभाव में भी और मूल्य प्रभाव में भी, तीनों प्रभाव को मैंने चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिया है। तो आई थिंक सो कि आप लोग अच्छे से उसको समझ गए होंगे। आज हमें अब देखना है मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का योग। मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का
योग, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि ये तीनों प्रभाव हमारी आज की अर्थव्यवस्था को जब टचअप करती है, हमारी आज की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, तो इन तीनों इफेक्ट का जो योग है वो क्या होता है। आप यहाँ पे ध्यान दे के लिखेंगे, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का योग निम्नलिखित दो कारणों से किसी वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। देखिए ये एक सिंपल लॉजिक है, जब भी किसी वस्तु के दाम में कमी होती है तो उसके मांग में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, और जब भी किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हो जाती है तो उसके मांग में कमी होने लगती है ना। तो इससे हम लोग दो चीज़ निकलता है, इस योग में दो चीज़ निकलता है जो इस तीनों के परिभाषाओं, इस तीनों के चित्रों को ऐड करके या बोला जाएगा उसका योग करके निकाला गया है। तो पहला है जब मूल्य जब मूल्य में कमी होती है, जब मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। जब मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है। जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जिससे वह उस वस्तु पर खर्च करके अपनी उपभोग को बढ़ा सकता है, क्योंकि उस वस्तु के दाम में कमी आ गई है, बढ़ा सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वस्तु खरीद के उसको उपभोक्ता के द्वारा उसका यूज किया जा सकता है। या मूल्य में कमी का आय प्रभाव है, या मूल्य में कमी का आय प्रभाव है, ठीक है। देखिए क्या है, जब मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, जिससे वह उस वस्तु पर खर्च करके अपने उपभोग बढ़ा सकता है, या मूल्य में कमी का आय प्रभाव है। और दूसरा हम लोग देख लेंगे, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उस वस्तु के उपभोग में उन सभी वस्तुओं की तुलना में वृद्धि हो जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया, जब मूल्य में कमी होती है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता, सेकंड नंबर आप खुद से लिख लीजिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो वह वस्तु के उपभोग में उन सभी वस्तुओं की तुलना में वृद्धि की जाती है जिसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता है, या मूल्य में कमी का प्रतिस्थापन प्रभाव है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में कमी के फलस्वरूप उसकी मांग में वृद्धि होना आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का परिणाम है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव तीनों का योग हो सकता है। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।